सभी लोग मॉल आ चुके थे। सिटी मॉल मुंबई के बड़े मॉल में से एक था, जहां का इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था। वहीं इस वक्त मॉल में थोड़ी भीड़ भी थी, लेकिन वो अभी भीड़ को इग्नोर कर शॉपिंग करने लगी। निर्मला जी भी अपने लिए कपड़े देख रही थी, जो कि ब्रांडेड थे। सभी अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी मॉल में हमारे हीरो की एंट्री हुई। ब्लैक 3 पीस शूट में आकाश बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आकाश की एक बगल पर अमन और आदि चल रहे थे, जिन्हें और काले कपड़े पहने गार्ड्स उनके पीछे चल रहे थे, जिनके कपड़ों पर अ का लोगो था। वहीं आकाश को मॉल में देख सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो बहुत कम ही कहीं जाता था। वहीं लड़कियां तो उसको देखकर खुशी से पागल ही हो रही थी। वहीं कुछ लड़कियां उसके साथ चल रहे अमन और आदि पर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। तभी एक लड़की अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें भरते हुए बोली, है कितने हैंडसम है। बिजनेस की दुनिया में आकाश को सभी के नाम से जानते हैं। कोष्टक। लड़की आगे बोली, काश वो एक नज़र मेरी तरफ देख लेते। जिस पर दूसरी लड़की बोली, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करो। जिस पर पहली लड़की चिढ़कर बोली, जस्ट शट अप, तुम क्या जानो मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, उनके लिए तो मैं खुद को उन्हें सौंप सकती हूँ। इसी तरह दोनों की बातें चल रही थी। वहीं उसे इग्नोर करते हुए आकाश, अमन और आदि तीनों मॉल के 3rd फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पहले से वानी, निर्मला जी, मीरा, साक्षी और रूही शॉपिंग कर रही थी। वहीं जब मॉल के मैनेजर को इस बारे में पता चला, तब वो अपना काम काज छोड़कर अपने आधे से ज़्यादा स्टाफ को लेकर उसकी खातिरदारी करने के लिए आ गया। मैनेजर की उम्र लगभग 30 साल था। वो डरा सहमा आकाश के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा था, जैसे वो इंसान न होकर कोई शैतान हो। तभी मैनेजर अपने डर को छुपाते हुए बोला, मे आई हेल्प यू सर। जिस पर आकाश उसे एक नज़र देखता है, फिर बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ जाता है। वहीं अमन मैनेजर को अपने पास बुलाते हुए कहता है, वो क्या है, आज हमारी लेडी गागा, मेरा मतलब हमारी लेडी बॉस यहाँ पर शॉपिंग करने आई है, तो बस आ गए हम भी। अमन की बात सुन मैनेजर कंफ्यूज हो गया। वो सोचते हुए बोला, लेडी बॉस, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है रघुवंशी कॉर्पोरेशन के सीईओ तो सर आकाश है, ये उसने अपने मन में कहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे ऐसे कंफ्यूज होते देख अमन ने खुद से बड़बड़ाकर कहा, अबे यार। उसने मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? मैनेजर ने शर्माते हुए कहा, अभी नहीं सर, आई एम सिंगल। जिसकी बात पर अमन हंसते हुए बोला, इसलिए बेटा अब तक खुश हो, वरना तुम्हारी जिंदगी भी हमारी तरह जो जाती। अमन खुद से बड़बड़ाकर आगे बोला, जिससे पूरी दुनिया डरती है वो साला अपनी लेडी बॉस मतलब बीवी से डरता है। अमन को खुद से बड़बड़ाते देख मैनेजर ने अपने मन में कहा, क्या सर पागल हो गए हैं जो खुद से बड़बड़ाए जा रहे हैं। वहीं अमन की बातें सुनकर आदि अपना सर नागवारी में हिला देता है। वो खुद से कहता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, खुद तो पागल है ही और साथ में दूसरों को भी बनाता रहता है। अब तक अभी लोग चलते हुए एक शॉप के सामने रुक गए। मैनेजर तो अपने में मगन होकर चला रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने आगे खड़े आकाश की पीठ से जाट कराया। उसने गुस्से में अपना सर उठाकर देखा। जैसे ही उसकी नजरें आकाश से मिली, जो उसे अपनी नीली आंखों से घूर रहा था, ये देखती ही मानो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई हो। वो डरते हुए आकाश से दूर हुआ और अपना सर झुकाकर आकाश से माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आकाश का गुस्सा कितना खतरनाक था। वहीं मैनेजर अभी आकाश से माफ़ी मांग ही रहा था कि तभी उन्हें वहां किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी।
जिसे सुन अमन आदि की तरफ देखकर सोचते हुए कहता है, ये आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। कहते हुए अमन अपने सामने का नजारा देखता है, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो एकाएक बोल पड़ा, रूही। अमन को ऐसे चौंकते देख आदि और आकाश भी उसकी नजरों का पीछा करता है, जिसके बाद दोनों का रिएक्शन भी अमन जैसा था। दोनों भी इस वक्त हैरान थे। वहीं जब मैनेजर ने सामने देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो उसका चेहरा काला पड़ने लगा था, क्योंकि उसके सामने दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी। जिसे देखने के बाद मैनेजर एक नज़र आकाश को देखता है, जो इस वक्त उन्हीं दो लड़कियों को लड़ते हुए देख रहा था। जिसे देखते जी मैनेजर अपने मन में बोला, ये कौन है और क्या इन्हें भी आज यहाँ ये तमाशा करना था। अब पता नहीं सेओ क्या सोच रहा होंगे। यही सोचते हुए मैनेजर अमन से एक यूज कहकर भागते हुए उन लड़कियों के पास गया और उन्हें लड़ने से रोकते हुए बोला, मैम प्लीज आप दोनों लड़ना बंद करिए, ये मॉल है, प्लीज। मैनेजर की बात सुनते ही दोनों लड़कियां रुक गई। तभी मैनेजर पोलाइटली होकर बोला, मैम आप दोनों की क्या प्रॉब्लम है। जिस पर रूही अपने सामने खड़ी लड़की को गुस्से में देखते हुए चिल्लाकर बोली, ये खिबड़ी सी शक्ल की लड़की मुझे स्टैंडर्ड का लेक्चर दे रही है। इस कामिनी ने मुझे गवार कहा, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अपने सामने खड़ी लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से मीरा उसे उसकी कमर से पकड़कर रोक लेती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, मेरी माँ शांत हो जा प्लीज, देख सब हमें देख रहे हैं। जिस पर रूही ने गुस्से में कहा, अरे देखते हैं तो देखने दे, लेकिन आज मैं इस चुड़ैल को तो नहीं छोड़ने वाली। इसने मेरी फैमिली को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। इतना कहकर रूही मीरा से छूटने की कोशिश करने लगती है। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी रूही के सामने खड़ी लड़की भी तमतमाते हुए बोली, यू बिच, तुम्हें किससे कैसी बात करनी चाहिए उसकी तमीज भी नहीं है। ना जाने कहाँ से लो क्लास के उठकर चले आते हैं अपनी शक्ल दिखाने। यहाँ ये एक टूथब्रश खरीदने तक की तुम्हारी औकात नहीं और चले हैं शॉपिंग करने। जाकर किसी लोकल सी स्टोर में अपने लिए अपने टाइप के कपड़े खरीदो। उस लड़की की बात सुनकर तो अब रूही का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरी औकात इतनी है कि यहीं खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद लूं। लेकिन तू डबल क्लास की ट्रिपल लाइन में बैठने वाली मुझे पैसों का धौंस दिखाएगी, जिसके पास खुद के पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है। कहते हुए रूही उस लड़की के कपड़ों को अजीब ढंग से देखती है। उस लड़की ने एक स्लीवलेस टॉप के साथ मिनी स्कर्ट पहनी थी, उसके साथ 5 इंच की हाई हील्स और अपने चेहरे पर 2 इंच की मोटी परत का मेकअप पोता था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। जिसे सुन अमन आदि के कान पास जाकर धीरे में बुदबुदिया, ब्रो लगता है आज आपका बैंक बैलेंस खाली होकर रहेगा। वहीं रूही की बात सुनकर मीरा को हंसी आ गई, जिसे देख रूही भी मुस्कुरा दी। लेकिन उनके सामने खड़ी लड़की के तो जैसे तन बदन में आग लगी गई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपनी उंगली रूही की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, तुम जानती नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रातों रात तुम्हें गायब करवा सकती हूँ। अपने सामने खड़ी लड़की की धमकी सुनकर रूही को हंसी आ गई। वो हंसते हुए मीरा से खुद को छुड़ाकर उस लड़की को अपनी पैनी नज़रों से देखती है और अपनी कमर पर हाथ रख अपने चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क करके बोलती है, और शायद तुम मुझे नहीं जानती। अगर मैं चाहूँ ना तो रातों रात तेरे साथ तेरे बाप और उसका नाम दोनों का सफाया कर सकती हूँ। ये कहते हुए रूही की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जिसे देखते ही सामने खड़ी लड़की 1 मिनट के लिए डर से कांप गई। वहीं मैनेजर का भी यही हाल था।
और दूर खड़े अमन को ये सब देखकर मजा आ रहा था। वो बोला, ये हुई ना मेरी साली वाली बात। गुड जॉब साली साहिबा, लगी रहो। अमन की बात सुनकर आदि उसे घूर कर देखता है। रूही की बातें सुनकर आदि हैरान था। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, ये धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे जो इसने कहा वो उसे कर ही देगी। अब बेचारे आदि को कहाँ पता था कि वो जिस लड़की को छोटा शैतान समझता था, जो बस उसे ही परेशान करना जानती थी, वो असल में त्रिदेवियों में से एक थी जिसके नाम अकेले से मुंबई कांपती थी। वहीं उस लड़की ने जैसे तैसे करके अपने चेहरे के डर को छुपाया और फिर मैनेजर की तरफ देखकर बोली, तुम अभी के अभी इस लड़की को इस मॉल से बाहर फिकवाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस मॉल के साथ क्या करूंगी। लड़की को धमकी सुनकर मैनेजर की तो जैसे जान ही जाने वाली थी। वो मन ही मन बहुत रो रहा था। उसने कहा, एक तो पहले से ही मेरे सर पर एक तलवार लटक रही है और अब ऊपर से बॉम्ब भी फट गया। हालांकि उसने ये अपने मन में कहा था। मैनेजर को कुछ ना बोलते देख लड़की ने दोबारा से चिल्लाकर कहा, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता मैंने अभी क्या कहा। जिसे सुनकर मैनेजर अपने होश में आता था। वो हकलाते हुए बोला, वो मेम वो। मैनेजर को हकलाते देख उस लड़की ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने क्या कहा। चुपचाप इस लड़की को उसकी इस बहन जी को निकालो यहाँ से। ये उसने मीरा को देखकर कहा था जिसने सलवार सूट पहना था। मीरा के लिए बहन जी सुन रूही का तो जैसे खून खौल उठा हो। वो बोली, ये मॉल तेरे बाप का नहीं है समझी। और तूने बहन जी किसे कहा? खुद को देखा है कभी आईने में? उर्फी जावेद भी तुझसे लाख बेहतर है। बड़ी आई दूसरों को उनके कपड़ों से जज करने वाली। उसने लड़की ने खा जाने वाली नज़रों से रूही को घूरा और फिर मैनेजर से अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम इस लड़की को यहाँ इस बाहर निकाल रहे हो या नहीं? उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से किसी की रौबदार और गुस्से भरी आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को यहाँ से बाहर निकाल सके? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं। आवाज को सुनते ही वहां सभी लोग डर गए। वहीं आसपास खड़े लोग जो जब से इस फ्री के शो का मजा ले रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई थी। तो आगे की कहानी में कहा होगा। और वाणी और साक्षी कहाँ गई? और आदि, आकाश और अमन क्या करेंगे? और कैसा होगा उनका रिएक्शन? किसकी आवाज आई थी? आखिर कौन हो सकता है वो? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वो लड़की अभी रूही और मीरा को मॉल से बाहर निकालने की बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक आवाज गूंजी, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन को यहाँ से बाहर निकाल सके? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं। आवाज को सुनते ही वहां सभी लोग डर गए। वहीं आसपास खड़े लोग जो जब से इस फ्री के शो का मजा ले रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई थी। सभी एक साथ पीछे पलटकर देखते हैं। सभी डर के मारे कांपने लगे थे जब उन्होंने पीछे एकांश को देखा जो अपनी खतरनाक नीली आंखों से सबको घूर रहा था। आकाश को देखते ही वहां सभी ने अपना सर झुका लिया। वहीं उस लड़की के चेहरे के रंग तो जैसे उड़ ही चुके थे। वो डरी हुई आंखों से आकाश को देखने लगी। वो आकाश को जानती थी। वहीं आकाश अमन और आदि के साथ चलकर रूही और मीरा के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं अमन रूही के पास जाकर उसके कान में तारीफ करते हुए बोला, वाह साली साहिबा, क्या मजा चखाया है इस लड़की कम भूतिनी को। अमन की बात सुन रूही मुस्कुराकर उसे हाई फाई देती है। वहीं आदि के दोनों को घूर कर देखने पर दोनों ही मासूम बच्चों की शांत होकर खड़े हो गए। वहीं उस लड़की के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैनेजर तो जैसे सदमे में चला गया था। वो खुद से बोला, ये सर की बहन है। वो हैरान था और उसकी हैरानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी।
वहीं आसपास खड़े लोग भी हैरानी से रूही को देख रहे थे। तो कभी आकाश को, जिसे सभी डेविल के नाम से जानते थे, उसकी एक बहन भी थी। ये सुनकर तो जैसे सबके होश ही उड़ चुके थे। तभी आकाश की नज़र उस लड़की पर गई। वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे घूर रहा था। अब वो लड़की अपने डरे चेहरे से कभी आकाश को तो कभी रूही को देख रही थी। आज उसे खुद के किए पर पछतावा हो रहा था। वो हकलाते हुए आकाश से बोली, आप मिस्टर आकाश, ये लड़की आपकी बहन। वो लड़की अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक जोरदार तमाचे की आवाज़ वहां गूंज उठी। आवाज़ इतनी जोर की थी कि वहां अभी के कान में जैसे किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। सभी को नज़र अब उसी लड़की पर थी जो इस वक्त अपने चेहरे पर हाथ रखे जमीन पर पड़ी थी। उसका एक गाल पूरी तरह से सूज चूक था। अचानक से पड़े थप्पड़ से वो सकपका गई। वो जैसे ही अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो वहां से लड़की अपनी जल्दी आंखों से उसे देख रही थी, जिसे देख नीचे बैठी लड़की डर से कांप उठी। वो कुछ बोलती तभी उस लड़की ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त की बेइज्जती करने की। ये वानी थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। जब उसने देखा कि एक लड़की रूही को भला बुरा कह रही थी, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले वो आकाश वहां पहुंच गया और उसके बाद वानी वहां पर आई, जो इस वक्त गुस्से में जैसे पागल सी हो चुकी थी। वानी दोबारा से उस लड़की को मारने जाती कि उससे पहले ही आकाश उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और वानी को शांत कराते हुए कहता है, मेरी जंगली बिल्ली शांत हो जाओ। आकाश की बात पर वानी रुकी, लेकिन अभी भी उसकी पैनी नज़र उस लड़की पर थी, जो अपनी आंख फाड़े आकाश को और वानी को देख रही थी। जिस पर साक्षी बोली, ऐसे क्या देख रही हो? वो मिसेज वानी आकाश रघुवंशी है समझी, इसलिए अपनी नज़रें नीची रखो। साक्षी की बात सुन सभी शौक में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश की शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने अभी तक वानी को देखा नहीं था। लेकिन जब देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो भी अपने पति की तरह शैतान थी, जिसे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी उस लड़की को घूर ही रही थी कि तभी अमन आगे आकर वानी को शांत कराते हुए बोला, अरे भाभी अब जाने भी दीजिए उसे, वो बेचारी आपका एक थप्पड़ खाके ही उठने लायक नहीं बची। कहीं ऐसा ना हो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाए। इतना कहकर अमन मैनेजर को उस लड़की को वहां से ले जाने का इशारा करता है, जिसके मिलते ही मैनेजर अपनी स्टाफ से कहकर उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। वहीं खड़े जितने भी लोग अब तक तमाशा देख रहे थे, जैसे ही आकाश की उन पर नजर पड़ी सभी वैसे मानो गायब हो गए। पूरा फ्लो खाल हो चुका था। तभी निर्मला जी आगे आते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा था और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ आदि को बुलाया था। निर्मला जी के एक साथ इतने सारे सवालों को सुनकर अमन बोला, माँ प्लीज़ यार आप एक एक करके सवाल पूछिए, वरना मेरा सर चकरा जाएगा कि किस सवाल का जवाब दूं और किसका ना दूं। अमन की बात सुन निर्मला जी उसे घूर कर देखती है, जिसकर अमन उन्हें अपने दांत दिखा देता है। तभी आकाश एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, वो आज एक क्लाइंट के साथ यहाँ हमारी मीटिंग है तो बस इसलिए। आकाश की बात सुनते ही अमन और आदि उसे अपना मुंह फाड़े देखने लगे। अमन अपने मन में बोला, गजब ब्रो, ऐसा झूठ बोला कि कोई भी उसे मान ले। आकाश बिल्कुल ही सफ़ेद झूठ बोल रहा था, जिसे निर्मला जी जान चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी मीरा थोड़ी हिचकिचाते हुए अमन से बोली, जीजू क्या वो आपके साथ नहीं आए? मीरा की आवाज़ बहुत धीमी थी। मीरा की बात सुन अमन को मस्ती सूझी। वो सोचने का नाटक करते हुए कहता है, वो कौन?
आप किसकी बात कर रही है? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप खुलकर उनका नाम कहेंगी? इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुराया। वहीं मीरा शर्माने लगी। वो शर्मीली टाइप की लड़की थी। वाणी, साक्षी और रूही की तरह उसे किसी से लड़ना नहीं आता था। तभी अमन आगे बोला, अच्छा आप सोम के बारे में पूछ रही हो? उसे हमने कहा था कि हमारे साथ चलो, लेकिन उसने खुद ही आने से मना कर दिया और कहा कि इसके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं। अमन की बात सुन मीरा उसकी बात को दोहराते हुए बोली, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं? क्या मतलब? क्या हम उन्हें फालतू लगते हैं? मीरा ने ये सब कहा जरूर था, लेकिन अपने मन में। वहीं मीरा के बनते बिगड़ते मुंह देखकर अमन मन ही मन हंसे जा रहा था। आखिर उसका प्लान काम कर गया। वहीं मीरा उदास थी, लेकिन वो सबके सामने उसे दिखाती नहीं। तभी आकाश रूही से बोला, किसी से लड़ने से पहले उसके बारे में जान लिया करो कि वो क्या है और कितना खतरनाक है। आकाश की बात पर रूही छोटे बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाती है, जिसे देख सभी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वहीं आकाश ने भी रूही को देख मुस्कुरा दिया और कहा, क्या अब शॉपिंग नहीं करनी? जिस पर रूही खुश होते हुए बोली, नहीं अभी तो हमने शॉपिंग शुरू भी नहीं की, लेकिन अब हम सब मिलकर साथ में शॉपिंग करेंगे। मैंने सही कहा ना भाई? जिस पर आकाश वाणी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब हम सब साथ में शॉपिंग करेंगे। वहीं वाणी शर्मा रही थी। कुछ ही घंटों में सबकी शॉपिंग हो चुकी थी। सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया था, लेकिन मीरा ने ज्यादा सामान नहीं खरीदा क्योंकि वो सोम के पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। उसने सोम के लिए भी कुछ कपड़े लिए थे। शॉपिंग करने के बाद सब वहां से घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सोम इस वक्त एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, लेकिन उसका मन वहां बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो आकाश और अमन की बातें याद करके उनको मन ही मन गालियां दे रहा था, क्योंकि आकाश ने अपनी जगह सोम को मीटिंग अटेंड करने भेज दिया था और खुद यहाँ वाणी के साथ मजे से शॉपिंग करने में बिजी था। ये याद आते ही कि सब मॉल में मस्ती कर रहे होंगे, सोम का मन रोने को हो रहा था। वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, साले कमीने कहीं के ऐसे दोस्त दुश्मन तक ना मिले, मुझे यहाँ मीटिंग में फंसाकर खुद अपनी वालियों के साथ घूमकर मस्ती कर रहे होंगे। पता नहीं मेरी बेचारी जान क्या कर रही होगी। मीरा का ख्याल आते ही सोम उदास हो गया। उसने आगे कहा, उसे तो यही लग रहा होगा कि मैं उससे अभी भी नाराज हूँ। सोम अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके सामने बैठा आदमी सोम से बोला, मिस्टर सोम आर यू ऑल राइट? आवाज सुनकर सोम अपने होश में आया। वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, या आई एम फाइन। तो उस आदमी ने कहा, तो क्या हम डील पक्की समझे? जिस पर सोम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स भिजवा दूंगा। इतना कहकर सोम उस आदमी से हाथ मिलाकर बिना उसकी बात सुने वहां से आ गया। लेकिन जब वो मॉल के 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो उसे पता चला कि सब वहां से जा चुके थे। अब सोम को खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने आकाश की बात मानी ही क्यों? वो भी पैलेस की तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी। इस वक्त सभी नीचे हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं सभी अमन और रूही के जोक्स सुनकर हंस रहे थे, या यूं कहे जबरदस्ती हंस रहे थे। तभी दरवाजे से सोम अंदर आया और थोड़े गुस्से में दिख रहा था। उसने अपनी एक नज़र सामने अमन पर डाली, जिसे देख अमन उसे आंख मारकर चिढ़ा देता है। मीरा भी सोम को गुस्से में परेशान जो गई थी, लेकिन उसे सोम के गुस्से की वजह पता नहीं थी। तभी सोम ने एक नज़र मीरा को देखा जो परेशान दिख रही थी। मीरा को देख उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने कमरे में चला गया, जिसके पीछे मीर भी काम बहाना बनाकर चली गई।
मीरा अभी कमरे में पहुंची ही थी कि तभी सोम उसे उसकी कमर से पकड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर मीरा को दरवाजे से टिकाकर उसे पैसेनेटली किस करने लगता है। सोम के अचानक से ऐसा करने से मीरा हैरान थी। वहीं मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी को बाहर निकल आएगा, क्योंकि सोम ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। वहीं सोम तो जैसे खुद को भूल ही गया था, वो मीरा को किस करने में को चूक था। जब मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर सोम उससे अलग हुआ। वो अपना सर मीरा के सर से टिकाकर खड़ा हो गया। वहीं मीरा लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसकी नज़र इस वक्त सोम पर थी। तभी सोम मीरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, और कब तक तुम मुझे अपने लिए तड़पाओगी? क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ये कहते हुए सोम की गर्म सांस मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। वहीं मीरा सोम को देख रही थी। उसे सोम की आवाज में उसका दर्द साफ दिख रहा था। सोम ही जानता था कि कैसे उसने खुद को कंट्रोल करके रखा है। ये सोचते हुए मीरा की आंखें नम हो गई। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अब सोम को और ज्यादा परेशान नहीं करेगी और उसके प्यार को अपनाएगी। ये सोच वो मुस्कुरा दी। आगे की कहानी में क्या होगा? क्या सच में मीरा और सोम एक होंगे? क्या मीरा खुद को सोम को सौंप पाएगी? और आदि और रूही की शादी कैसे होगी? सोम के पीछे पीछे मीरा भी कमरे में आ चुके थे, जहां सोम उसे पकड़कर उसे कमर में किस करने लगता है। वहीं मीरा भी उसको नहीं रोकती, क्योंकि वो आज खुद को सोम को सौंपने को तैयार हो चुकी थी। आज वो चाहती थी कि सोम इसके साथ वो सब कुछ करे जो एक पति पत्नी करते थे। मीरा बस एक टक होकर उसे उसकी आंखों में देख रही थी, जो इस वक्त बंद थी। सोम के हाथ मीरा की कमर और पीठ पर चल रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज मीरा को पूरी तरह से खा जाएगा। जब मीरा की सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर सोम उससे अलग हुआ, लेकिन अभी भी उसने मीरा की अपनी बाहों में भरा हुआ था। सोम मीरा के सर से अपना सर टिकाकर खड़ा था। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मीरा अभी थोड़ा नॉर्मल हुई ही थी कि सोम उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे लीक करने लगता है। सोम के ऐसा करने से मीरा जैसे अंदर से सिहर उठी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो गई। वो बस सोम की छुअन को अपने अंदर महसूस कर रही थी, जिससे उसके दिल को सुकून मिल रहा था। दोनों ही मदहोश होने लगे थे। अभी सोम ने मीरा की कुर्ती के अंदर अपना हाथ डाला ही था कि तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दोनों अपने होश में आए। जब मीरा को एहसास हुआ कि अभी अभी सोम क्या करने जा रहा था, ये सोचते ही उसका पूरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। मीरा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी सोम से नजरें मिलाने की। वहीं सोम को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बेरुखी आवाज में बोला, कौन है? साला पूरा बना बनाया मूड खराब कर दिया। एक तो बड़ी मुश्किल से रानी साहिबा मानी थी। सोम ये सब अपने मन में बोल रहा था। वहीं सोम के चेहरे के बार बार बदलते एक्सप्रेशन को देखकर मीरा को उस पर हंसी आ रही थी। वो अपना मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई को वो सोम को गुस्सा दिला सके। वहीं सोम की आवाज का जवाब आया, वो जीजू आंटी से सबको डिनर के लिए नीचे बुलाया है। ये रूही थी जो उन्हें बुलाने आई थी, लेकिन वो दरवाजे को बंद देख अंदर ना जाकर बाहर से ही उन्हें आवाज देकर चली गई। रूही के चले जाने के बाद सोम अपनी आंखें छोटी करके मीरा को देखने लगा, जिस पर मीरा चुप हो गई। मीरा सोम के सामने अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी सोम मीरा के कान पर झुका और अपनी सडेक्टिव आवाज में बोला, जान अभी तो तुम बच गई, लेकिन आज रात में तुम्हें सोने नहीं देने वाला।
सो लेट्स टू रेडी फॉर नाइट। इतना कहकर वो मीरा के कान पर हल्के से बैठकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं मीरा अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। वो जल्दी से अपने लाल चेहरे पर हाथ रख लेती है, जो तप चुका था। वो भागकर कमरे से बाहर चली गई। वहीं नीचे सभी डाइनिंग टेबल पर सोम और मीरा का वेट कर रहे थे। मीरा को अकेला आते देख वानी उससे सवाल करते हुए बोली, मीरा सोम भाई कहाँ है? जिस पर मीरा अपने लाल हो रहे गालों को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, वो बस फ्रेश होकर आ रहे हैं। इतना कहकर वो भी वानी के साथ सबको खाना सर्व करने लगी। सभी को खाना परोसने के बाद वानी जाकर आकाश के बगल में बैठ गई। वहीं वानी अभी बैठी ही थी कि आकाश कुर्सी के नीचे ही वानी का सीधा हाथ पकड़ लेता है। आकाश के ऐसा करते ही वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को घूर कर देखती है, लेकिन आकाश पर तो जैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था, जिसे देखते हुए आकाश की नज़र वानी की थाली पर गई, जिसमें खाना वैसे का वैसा रखा था। वहीं वानी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी आकाश को कुछ शरारत सूझी। वो जल्दी से अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को छुपाकर वानी से बोला, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? एनी प्रॉब्लम? आकाश की बात सुन वानी उसे घूर कर देखती है, फिर अपने मन में कहती है, एक डू कहीं कि एक तो खुद मेरा हाथ पकड़कर रखा है और बोल रहे हैं कि खाना क्यों नहीं खा रही हो। वानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि सभी की नज़रें उस पर थी। अब सोम भी नीचे आ चुका था, जिसने आते ही आकाश को वानी का हाथ पकड़े देख लिया, जिसे देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी निर्मला जी परेशान होकर वानी से पूछती है, क्या हुआ बेटा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिस पर वानी जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, हाँ माँ सब ठीक है। निर्मला जी बोली, तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही? निर्मला जी की बात सुन वानी अपने उल्टा हाथ से चम्मच उठा लेती है और कहती है, वो बस खा ही रहे हैं। लेकिन उससे उल्टा हाथ से खाना खाते नहीं बन रहा था, जिसे देख आकाश को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है, बेबी आर यू ऑल राइट? जिस पर वानी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यह आकाश को पीर दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर आकाश उसका पति परमेश्वर जो था। वानी को ऐसे परेशान होते देख सोम कुछ सोचकर बोला, भाभी वो सब्जी का बोल मुझे पाकरना प्लीज। सोम के कहने पर वानी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है। वो अपने एक ही हाथ से बोल को उठा रही थी, जिसे देख सब सोचने लगे आखिर वानी कर क्या रही थी। तभी वानी आकाश को घूर कर धीमी आवाज में कहती है, मेरा हाथ छोड़िए। जिस पर आकाश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, जानेमन ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, इसलिए इसे तो तुम भूल ही जाओ। आकाश की बात सुन अब वानी इरिटेट होने लगी थी। तभी सोम बोला, यार आकाश भाभी का हाथ छोड़ देना प्लीज, वो एक हाथ से बोल नहीं उठा पा रही। सोम की बात सुनते ही अब सभी की नज़र एक हाथ आकाश की तरफ गई, जिसे देख आकाश झटके से वानी का हाथ छोड़ा हकलाते हुए बोला, मैंने कब उसका हाथ पकड़ा? बल्कि उसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं तो अपना खाना खा रहा हूँ। आकाश को साफ झूठ बोल देख वानी उसे हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से देखने लगी, लेकिन वो चाहकर भी दादू के से उसे कुछ नहीं कह सकती थी। वहीं अब की नज़र अपनी तरफ देख आकाश भारी आवाज में बोला, अब की मुझमें हीरे जड़े हैं जो ऐसे देख रहे हो। आकाश की बात सुन सभी फिर से अपना अपना खाना खाने लगे। वहीं सोम, जिसका सर इस वक्त नीचे झुका था,
वो अपनी तिरछी नजरों से आकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था, या यूं कहे इसके मजे ले रहा था। वहीं आकाश भी सोम को ही घूर रहा था। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मीरा, वानी, साक्षी और रूही बैठकर बातें कर रही थी। वानी ने रूही से कहा, मैंने तुमसे जो करने को कहा था क्या वो हुआ? जिस पर रूही अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ मैंने पहले ही रौनित को कहकर वो करवा दिया है। वो अभी पर लगा रहा है। जिसे सुन वानी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से में बोली, उससे कहो जल्द से जल्द उस आदमी का पता लगाए जिसने वानी आकाश रघुवंशी को किडनैप करने की कोशिश की। वानी की बात सुन साक्षी और रूही अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन मीरा थोड़ा परेशान दिख रही थी। मीरा को ऐसे परेशान होते देख रूही बोली, ओ ए देवी जी, अब आपको क्या हुआ जो ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर बैठी हो? रूही की बात सुनकर मीरा चिढ़ते हुए बोली, शट अप रूहू। मीरा की बात सुन रूही उसे अपनी भौहें चढ़ाकर देखती है। तभी साक्षी बोली, क्या हुआ मीरा? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? साक्षी की बात सुन मीरा कुछ देर तक खामोश होकर बैठी रही। उसके बाद वो गहरी सांस लेती है, फिर कुछ सोचकर धीमी आवाज में बोलती है, वो मैं मीरा को ऐसे हकलाते देख रूही चिढ़कर बोली, क्या तुम बकरी की तरह इसे मैं करना बंद करोगी और बताओगी क्या हुआ है? मीरा एक नज़र रूही को देखती है, फिर वानी और साक्षी को अपने और सोम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के साथ ही तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। मीरा की बात सुन रूही एकदम से खड़ी हुई और मीरा की तरफ झुककर सीरियस टोन में बोली, इसका मतलब अब तक तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? जिस पर मीरा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर नामे हिला देती है, जिसे देख रूही एक मिनट रुकी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। रूही के ऐसे बिहेवियर की उम्मीद किसी को नहीं थी। वो सभी रूही को देखने लगी। वही रूही हंसते हुए बोली, इसका मतलब सोम जीजू इतनी सुंदर फूल सी बीवी होने के बाद भी अब तक ब्रह्मचारी है। इसका मतलब वो तो बहुत सख्त लौंडे निकले। रूही की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की तपती नज़रों का एहसास हुआ। वो अपना सर उठाकर देखती है तो वानी, साक्षी और मीरा तीनों ही उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जिसे देख मीरा चुपचाप शांत होकर अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। अब वानी मीरा की तरफ देखती है जो इस वक्त परेशान दिख रही थी, इसलिए वो मीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। वानी आगे कुछ बोलती कि तभी मीरा उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन इतना कहकर मीरा चुप हो गई, जिसे देख रूही बोली, अब क्या आपने मुंह को फेविकोल से चिपका लिया है जो बोल नहीं रही? जिस पर साक्षी इस बार रूही को डांटते हुए कहती है, शट अप रूही, तुम्हें दिख नहीं रहा हो कितनी परेशान है? जिस पर रूही का मुंह बन गया, वो छोटे बच्चों जैसे पोर्ट बनाकर बैठ गई, जिसे देख साक्षी अपना सर नागवारी में हिलाकर बैठ गई। जिसके बाद वानी और साक्षी मिलकर मीरा को सब समझाती है और उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसके कमरे में भेज देती है, क्योंकि आज की रात उसके लिए स्पेशल होने वाली थी। मीरा अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की बाती रह जाती है। आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर वानी और साक्षी ने मीरा को क्या समझाया? मीरा ने कमरे में ऐसा क्या देखा जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई? क्या सोम और मीरा एक होंगे? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। वानी और साक्षी मिलकर मीरा को सब समझाती है और उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसके कमरे में भेज देती है।
क्योंकि आज की रात उसके लिए स्पेशल होने वाली थी। मीरा अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की बाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही बैठी अपने अलग ही सपने सजा रही थी। रूही अपने हाथ में अपना सर टिकाकर बैठी ख्वाबों की दुनिया में खोई थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो खुद में ही खोए हुए बोली, काश मेरी भी सुहागरात होती। हाय कहते हुए वो शर्माकर अपने ही हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं वाणी और साक्षी ने जब रूही की बात सुनी तो दोनों अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगी। तभी साक्षी रूही को ताना मारते हुए बोली, उसके लिए ना पहले शादी करनी पड़ती है मैडम, समझी। जिस पर रूही बेफिक्री वाले अंदाज से बोली, हाँ तो मैंने कब शादी करने से मना किया। वो भी हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारी फर्स्ट नाइट। कहते कहते रूही रुक गई और साक्षी को आंख ब्लिंक कर दी, जिसे देख साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े रूही को देख रही थी। तभी रूही को देखते हुए वाणी ने नागवारी से अपना सर हिलाया और खड़ी होते हुए बोली, भाई तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मैं तो चली अपने कमरे में। वाणी जाते हुए दोनों को फ्लाइंग किस देती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वाणी के जाने के बाद साक्षी भी जाने के लिए खड़ी हुई थी कि तभी रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और मुंह बनाते हुए कहती है, क्या यार, वो दोनों तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। क्या अब तू भी चली जाएगी? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रूही की नौटंकी देख साक्षी ने अपनी हंसी छुपाकर कहा, वो क्या है ना मैडम, तुम्हारे जीजू ना कमरे में अकेले है। साक्षी इतना बोली ही थी कि रूही उसकी बात को पूरा होने से पहले से तपाक से बोली, हाँ तो कौन सा वो दूध पीते बच्चे हैं जो उन्हें कोई उठाकर ले जाएगा। फिर रूही अपना पप्पी फेस बनाकर कहती है, बेबी प्लीज आज रात तू मेरे साथ रुक जा, मुझे ना अकेले बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जिस पर साक्षी अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान लाकर कहती है, अगर यही बात है ना तो आदि भाई के पास जाओ। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड हैं। वो रात में तुम्हें कंपनी जरूर देंगे। कहते हुए साक्षी रूही से अपना हाथ छुड़ाकर उसे बड़े प्यार से बाय कहकर चली गई। वहीं साक्षी को जाते देख रूही मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। रूही अपना मुंह बनाकर बैठ गई और खुद से बोली, यार वो तीनों तो चली गई, अब मैं क्या करूं। कुछ देर रुककर रूही आगे बोली, आइडिया, मैं ना उसी अकदू के पास जाती हूँ। वैसे भी उसे परेशान किए बहुत दिन हो गए। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वहीं मीरा अपने कमरे को आंखें फाड़े देख रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दरवाजे से बेड तक जाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बना था। वहीं पूरे कमरे में कैंडल्स जल रही थी, जिनकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। वहीं बेड पर जिसमें सफ़ेद चादर बिछी थी, उस पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महका हुआ था। ये सब देख मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। एक मिनट को उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। मीरा जैसे तैसे खुद को संभाल ही रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे सोम पड़ी, जो इस वक्त सफ़ेद कुर्ते में था, जिसकी ऊपर की 2 बटन खुली थी, जिससे उसकी मजबूत चेस्ट सामने दिख रही थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा तो उसे अपनी आंखें फाड़े देखती रह गई। जब सोम ने देखा कि मीरा उसे देख रही है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो चलकर मीरा के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सोम के उसे गोद में उठाने से मीरा जैसे होश में आई। इससे पहले मीरा कुछ करती या कहती,
तभी सोम उसके कान के पास झुककर अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोला, वेलकम माय स्वीट हार्ट। इतना कहकर वो मीरा के कान पर किस करता है। सोम के ऐसा करने से तो मीरा शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी तो हिम्मत ही नहीं ही रही थी कि वो सोम से अपनी नजरें मिला सके, इसलिए वो अपनी नजरें झुका लेती है, जिसे देख मुस्कुराया और कमरे के अंदर आ गया। उसने अपने अपने फोन पर कुछ किया, तभी कमरे में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। सोम मीरा को अपनी बाहों में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं मीरा, जो इस वक्त सोम की आंखों में खुद के लिए बेशुमार प्यार देख रही थी, सोम मीरा को ले जाकर सवार के नीचे खड़ा कर देता है और उसकी चुनरी को अलग कर उसके गर्दन पर अपने होठ पर उसे किस करने लगता है। सोम के ऐसा करने से मीरा अंदर तक सिहर उठी। उसने कसके अपनी आंखें बंद की थी। तभी सोम शावर को चालू कर देता है। अब पानी को ठंडी बूंदें दोनों को भिगा रही थी। आगे की लाइंस बजी, टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया, ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज। एक बार आया, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार। मीरा के हाथ सोम के बालों को पर थे, वहीं सोम के हाथ मीरा की पीठ पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे मानो वो दो जिस्म एक जान हो। सोम अब मीरा के होठों को चूम रहा था। वो उसके लोअर लिप को सक करते हुए मीरा की द्रास को उससे अलग कर देता है, जिसका एहसास होते ही मीरा कसके सोम को पकड़ लेती है। ये सब दोनों ने बिना अपनी किस को तोड़े किया था। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रज़ा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे। सोम मीरा के पूरे कपड़े अब फर्श पर पड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे एक दूसरे को किस कर रहे थी, या यूं कहे सिर्फ सोम मीरा को किस कर रहा था, क्योंकि मीरा को तो किस करना तक नहीं आता था। वो बस सोम के होठों पर बाइट कर रही थी। 1 घंटे बाद दोनों बाथरूम से बाहर आए। इस वक्त सोम की कमर पर सिर्फ एक टॉवल था, वहीं मीरा बाथरोब में थी। सोम मीरा को अपनी बाहों में लिए बेड की तरफ बढ़ गया, जिसे देख मानो मीरा की सांसें रुक गई हो। वहीं मीरा को डरते देख सोम उसके कान में प्यार से बोला, जान तुमने मुझे इतने दिन परेशान किया है, तो अब उसकी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो मीरा के ईयरलॉब पर किस करता है, जिससे मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन यहाँ से भागने का हो रहा था। वहीं मीरा के इरादे भांपते हुए सोम ने कहा, तुम चाहकर भी आज नहीं भाग सकती। जिसे सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सोम को देखते हुए अपने मन में बोली, इन्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। मीरा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने होठों पर कुछ एहसास हुआ। सोम मीरा को सॉफ्टली किस कर रहा था। वहीं मीरा की आंखें बंद थी, वो खुद को सोम को सौंप चुकी थी। सोम इस वक्त मीरा के ऊपर था। वो झट से पलटा और मीरा को अपने ऊपर लाते हुए उसे किस करने लगा। कमरे की मंदहम रोशनी में दोनों एक दूर के बेहद करीब थे। वहीं मीरा का बाथरोब इस वक्त नीचे जमीन पर पड़ा था। सोम उसकी खुली पीठ पर अपना हाथ फिरा रहा था, जिससे मीरा मदहोश हो रही थी। अब उसका खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। आखिर में मीरा ने भी सोम को किस करना शुरू कर दिया। जब मीरा को सांस लेने में तकलीफ हुई तब जाकर सोम उससे अलग हुआ। मीरा अभी नॉर्मल हुई ही थी कि तभी उसे सोम का हाथ नीचे जाते हुए महसूस हुआ।
उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर सोम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे सोम रुककर मीरा की आंखों में देखने लगा। मीरा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपना सर ना में हिलाती है। लेकिन शायद आज सोम उसके झांसे में नहीं फंसने वाला था। वो मीरा के होठों पर लाइट किस करके कहता है, यू आर स्कैर्ड, जिस पर मीरा अपना सर हाँ में हिला देती है। सोम को अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को देखकर उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वो मीरा के चिक्स पर किस करता है, फिर कहता है, सॉरी जान, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर वो दोबारा से अपना हाथ नीचे मीरा के प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगा। लेकिन मीरा दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है, अपनी धीमी आवाज में कहती है, क्या हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते? मीरा के लाल हो चुके चेहरे को देखकर सोम गहरी सांस लेता है, फिर मीरा के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर एक हाथ से पकड़ लेता है। वो फिर मीरा के कमर को सहला कर कहता है, मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो मीरा के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है और अपने दूसरे हाथ को मीरा को छूता है, जिसके ऐसा करते ही मीरा के जैसे पूरे तन बदन में आग सी लग गई हो। सोम मीरा को किस करते हुए ही उसके अंदर एंटर होता है। ऐसा होते ही मीरा के मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है, लेकिन वो उसके गले तक ही रह जाती है। अब सोम पैशनेटली मीरा को प्यार कर रहा था। वहीं मीरा की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। फाइनली आज दोनों एक हो चुके थे। दोनों के प्यार को गवाही आज उनकी आवाज दे रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। मीरा पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। आखिर में वो थक हार कर सोम के बाहों में ही सो गई। वहीं आज सोम के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। वो मीरा को एक नज़र देखकर उसके माथे पर किस करता है और फिर छत की सीलिंग को देखता रहता है। उसकी आंखों में मीरा के लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। सोम मीरा को देखकर बोला, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ रूही अपनी तकिया हाथ में पकड़े आदि के कमरे के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि वो अंदर जाए या ना जाए। आखिर में वो लंबी सांस लेकर आदि के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर देखते ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आगे की कहानी में क्या होगा? रूही ने आदि के कमरे में क्या देखा? आदि और रूही अपने प्यार का इजहार कब करेंगे? रूही अपनी तकिया हाथ में पकड़े आदि के कमरे के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि वो अंदर जाए या ना जाए। आखिर में वो लंबी सांस लेकर आदि के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर देखते ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आदि इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर अपनी हो तारीफ कर रहा था, जिसे देखते ही रूही की तो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। आदि की 8 पैक्स रूही के सामने थे, जिसे देखते हुए रूही का लगा सूखने लगा। वही आदि खुद को देखकर कह रहा था, यार आदि तू कितना हैंडसम है, लड़कियां तो तुझे देखकर ही तेरे पीछे पागल हो जाएगी। आदि ने अपने मसल्स को देखते हुए आगे बोला, काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती तो मजा ही आ जाता। ये कहते हुए आदि की नज़र अपने सामने लगे आईने पर थी, जिसमें वो रूही का अक्स देख रहा था, जिसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। वहीं आदि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर रूही को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। वहीं रूही गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने खुद से कहा, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचने की भी? आज मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगी। इतना कहकर वो अपनी बाहें चढ़ा कमरे के अंदर आ गई। वो आदि के पास जा रही थी।
वो जैसे ही उसके पास पहुंची, आदि ने फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपना फिराते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रूही इस वक्त आदि के नेक्स्ट सीने से चिपका हुई थी। इस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो आदि का चेहरा देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, तुम चमगादड़ की शक्ल के इंसान, छोड़ो मुझे। लेकिन आदि कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो रूही की कमर पर पिंच कर देता है, जिसके ऐसा करते ही रूही के मुंह से आह निकल गई। अब वो आदि को घूर कर देख रही थी। तभी आदि ने कहा, तुम शायद भूल रही हो, इसी चमगादड़ की शक्ल के बंदे पर लड़कियां अपना दिल हारने को तैयार है। जिस पर रूही गुस्से में हंसते हुए बोली, अच्छा तुम्हारे सपने में। इतना कहकर वो आदि के पैर पर अपना पैर पटक देती है। रूही के मारने से आदि उसे छोड़कर अपना पैर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है और दर्द से चिल्लाने लगा। रूही ने जब ये देखा तो वो परेशान हो गई और आदि के पास आकर चिंता भरी आवाज में बोली, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? रूही की बात सुनते ही आदि उसे कमर से पकड़कर सीधे बेड पर गिरा लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आदि के ऐसा करने से रूही शॉक थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। तभी आदि अपनी कर्कश आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बात गई है। हाँ। वहीं रूही जो अब तक सदमे में थी, वो अपने होश में आई और बोली, तुम गैंडे कहीं के, उठो मेरे ऊपर से। आज अपने नीचे मुझे दबाकर मारने का प्लान है क्या तुम्हारा? वहीं आदि ने रूही से मजाकिया अंदाज में कहा, उसका तो नहीं पता, लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ कुछ कुछ करने का मन जरूर हो रहा है। अब रूही की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा रही थी। वहीं आदि के दिल में तो घंटी बजने लगी थी। आदि की नजरें रूही के कपते होठों पर थी। वो ना चाहते हुए भी उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। वहीं रूही को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो चुपचाप आदि को किस करने दे रही थी। आखिर में जब आदि का मन भर जाता तो उसने रूही के होठों को आज़ाद किया। रूही लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आदि की नज़र ना चाहते हुए भी उन पर जाकर टिक गई। जब रूही को एहसास हुआ कि आदि कहाँ देख रहा है, तो वो अपने दोनों हाथ से अपने सीने को छुपा लेती है, जिसे देख आदि को शरारत सूझी। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रूही को देखकर बोला, क्या हुआ बेबी? जिस पर रूही चिढ़कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की को देखते हुए? कहते हुए रूही के शब्द लड़खड़ा रहे थे। तभी आदि बोला, अपनी फ्यूचर वाइफ को देखने में कैसी शर्म? हाँ, अगर तुम्हारे अलावा अगर और कोई होता तो फिर। कहते कहते आदि रुक गया। रूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही आदि अपने होठ रूही की गर्दन पर रख देता है और उसे किस और बाइट करने लगता है। ये करते हुए वो याद करता है जब रूही साक्षी और वानी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। आदि ने रूही की सारी बातें सुन लो थी। वो कैसे बोल्ड बातें कर रही थी, जिसे सुन उसे रूही को परेशान करने का एक और मौका मिल गया था। वैसे भी अब रूही ने आदि के दिल में अपने लिए कहीं न कहीं जगह बना ली थी, जिस बारे में रूही को पता नहीं था। लेकिन आदि अभी भी इससे डरता था कि कहीं रूही उसे छोड़कर चली ना जाए। रूही आदि को मन ही मन गालियां दे रही थी। कुत्ता कमीना, कहीं अगर किस करना है तो करे, लेकिन काट क्यों रहा है? आदि का जब मन भर गया तो वो रूही से अलग हुआ और पलटकर रूही को अपने ऊपर लेटा लिया। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं रूही का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। तभी आदि अपनी आंखें बंद कर लेता है और रूही से कहता है, अब सो जाओ।
जिस पर रूही भी छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद करके उसी की ऊपर लेटी रहती है। आदि अभी भी बस टॉवल में ही थी। वहीं रूही का टॉप नीचे फर्श पर पड़ा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और देखते देखते ही सो गए। अगली सुबह मीरा का चेहरा खिला खिला देखकर वानी उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो क्या बात है, आज हमारी मीरा जी बड़ी खुश दिख रही है। क्या कल रात? कहते कहते वानी रुक गई और अपनी आंखों से उसे इशारे करने लगी, जिससे मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शर्माते हुए बोली, धत कुछ भी बोलती है। इतना कहकर वो मिक्सर ऑन कर देती है। तभी उनकी नज़र रूही पर जाती है जो अपना मुरझाया चेहरा लेकर उनके पास आती है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? आदि और रूही का प्यार कौन सा मोड़ लेगा और क्या हुआ रोहन का?